बीक्यू प्राइम में आप सभी का स्वागत है। केआर चोकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाय देवेन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू बीक्यू प्राइम हिंदी। सबसे पहला सवाल, बाजार आपको कैसा लग रहा है? बाजार की हालत ऐसी है जो एक समय में किशोर कुमार ने एक बहुत अच्छा गीत गाया था कि दर्द हमारा कोई न जाने। तो आई थिंक मार्केट आज की तारीख में डिस्पाइट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ग्रोथ भी काफी हद तक अच्छा है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। फिर भी मार्केट के अंदर एक सिस्टमेटिक फॉल आते जा रहा है फॉर वन और द अदर रीजंस। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ तक मार्केट के फंडामेंटल्स का सवाल है, कंपनीज के फंडामेंटल्स का सवाल है, आई थिंक मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट मार्केट के जो टेक्निकल्स है वो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली वीक हो चुके हैं। उसका हम लंबे तरह से जवाब देखना चाहें तो एक ऐसा बता सकते हैं कि कैश मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट आई थिंक वेरी निग्लिजिबल वॉल्यूम। और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट आई थिंक इट इज मच मोर देन द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ कैश टू डेरिवेटिव मार्केट वॉल्यूम इज। तो उसका एक मीनिंग ऐसा भी समझना चाहिए कि मार्केट में डेप्थ न होने के कारण जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो मार्केट के अंदर सिस्टमेटिकली डेरिवेटिव मार्केट के अंदर शॉर्टिंग करते हैं। और शॉर्टिंग करने के बाद में जो डिलीवरी बेस्ड शॉर्टिंग है उसके साथ में दे आर ऑल्सो शॉर्टिंग द मार्केट ऑन द ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेटिव पोजिशंस। So it is a double edged sword, which is basically working against the investors' interest in this market. और उसके हिसाब से मार्केट के टेक्निकल्स काफी हद तक वीक हो चुके हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वीकनेस के अंदर फंडामेंटल वीकनेस न होने के कारण कॉन्फिडेंस घटा नहीं है, बट फिर भी ग्लोबल इन्वेस्टर को फंड्स निकालने हैं, मार्केट में डेप्थ नहीं मिल रही है, तो दे डेरिवेटिव मार्केट का सहाय कर उपयोग करके वो दे आर बेसिकली टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस वीकनेस इज परसिस्टिंग इन आवर मार्केट्स। तो अभी आपको क्या लगता है, भारतीय बाजारों में अभी और गिरावट आएगी या अभी बॉटम आउट हो चुका है, या कितनी परसेंट तक की आप गिरावट आगे देख रहे हैं? थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा ये कहना नियति कि कितनी परसेंट की नई गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर, बट एक चीज है कि जब तक बाइंग नहीं आता है, जब तक सेलिंग स्टॉप नहीं होता है आई थिंक, और बाइंग नहीं आता है तब तक की गिरावट कितनी फर्दर आ सकती है कहना मुश्किल है। बिकॉज ग्लोबल फंड की हालत ऐसी है कि दे आर बेसिकली शिफ्टिंग देयर मनी फ्रॉम एवरी अदर एसेट क्लास इनटू द डेट एसेट क्लास, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट इतने सालों में, इतने वर्षों में, इतने डिकेड्स के अंदर कभी इतने इंटरेस्ट रेट उनको नहीं मिले कमाने के लिए। So they are basically becoming euphoric in shifting their money into the debt market. And हम्म। as a result of it, the selling is persistently happening into the other asset class, including equity market. So maybe जब तक ये सेलिंग स्टॉप नहीं होता है तब तक कितना परसेंटेज और गिरना है कहना मुश्किल है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि फंडामेंटल्स वीक न होने के कारण इन्वेस्टर नहीं निकलेगा, ट्रेडर निकलेंगे मार्केट में से। बट आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ट आंसर्ड इन नेक्स्ट 1 or 2 months व्हेन प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ स्टेबिलिटी बनती देखें तो उसके साथ में हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। दूसरा एक इंडिकेटर शायद डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से आ सकता है। इफ द डेरिवेटिव मार्केट इज नॉट कैरिंग हायर अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट पोजीशन, हम्म। तो ऐसा समझ के चलना चाहिए कि मार्केट के अंदर पेन कम होते जा रहा है। आई थिंक दिस इज अ टेक्निकल क्लू दैट वन कैन पॉसिबली लुक एट फ्रॉम स्टडिंग द डेरिवेटिव मार्केट डेटा ऑन अ डेली बेसिस. So both, I have given you idea about I think how the selling will stop and market will stabilize. And if derivative market की open interest position कम होती है तो मार्केट स्टेबिलाईज होने की संभावना बनती है। तो ये दोनों चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। एक टॉपिक है जो ग्लोबली मोस्ट टॉक्ड सब्जेक्ट है आजकल। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दोनों ही कोलैप्स कर गए। यूएस में एक बैंकिंग संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे समझा है, और आपको लगता है कि कंटेंजेंट रिस्क जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? तो मैं एक आपके पास थोड़ा समय लेके ये चीज के लिए बात करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। जो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर लायबिलिटी साइड बनती है उसके अंदर कोई ना कोई जगह पे फंड्स आते हैं, वो दूसरी बैंक तरफ से ही आते हैं। आई थिंक ऐसा पकड़ के चलते हैं। हम्म। So, whether it is SVB or any other bank or any other NBFC, the larger part of the liability side gets built based on the credit coming in from the different other lenders. They could be structured lenders like bond. They could be structured lenders like equities also at times. And they could be structured lenders like other lender who gives money through different other instruments.
तो एक दैट मीन्स कि एक चीज पक्की है कि इन दिस एंटायर स्पेस एंटेंगलमेंट बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसकी असर होने बहुत संभावित है, because if you cannot manage your liability, obviously I think you are going to create liability for somebody on the other side. This is as simply understood. Now, given that kind of a situation with SVB, मेरा ऐसा मानना है कि they are largely affected because of the asset liability mismatch. करेक्ट। At this point of time, the amount of interest that or the cost of interest which has gone up as a result of which उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो के अंदर जो लॉस हुई, वो लॉस उनको प्रोवाइड करनी पड़ी बुक करके, उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी साइड की और एसेट साइड के बीच में जो मिसमैच हुई है, वो मिसमैच के कारण आई थिंक दे रिक्वायर इमीडिएट मनी फ्रॉम समबडी एंड विच द रेगुलेटर ओवर देयर प्रोवाइडेड टू देम। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक रेगुलेटर ने डिपॉजिटर जो बैंक के ऊपर पैसे की डिमांड करता है तो उसको पैसा देना रेगुलेटर ने मुनासिब समझा, एंड आई थिंक दैट इज वेयर दे प्रोटेक्टेड द सिस्टम, अदरवाइज इट विल लेड टू कैस्केडिंग इफेक्ट। नाउ ऑन द अदर साइड दे lent मनी टू डिफरेंट अदर स्टार्टअप्स एंड अदर कंपनीज। मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टअप के पास फंड्स ग्रेजुअली आएंगे, उनका जो लैंडिंग किया है वो ग्रेजुअली आएगा। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस बेल आउट प्रोसेस विल हैव टू बी कंटिन्यूड बाय द रेगुलेटर्स इन द यूएस मार्केट। जैसे जैसे स्टार्टअप के पास फंड आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे उनकी कलेक्शन आने के साथ में लायबिलिटी साइड की कम होती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नाउ दैट सिचुएशन कैन लास्ट फॉर सम मोर पीरियड एंड इट कैन आल्सो हैव अ कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑन स्टार्टअप्स, क्योंकि स्टार्टअप के पास आप फंड का प्रेशर एग्जर्ट करके पैसा विड्रॉ करना चाहोगे और स्टार्टअप पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसके पास दो कंडीशन बनती है, either they will close down or they'll have to refinance themselves. In most likelihood, I think India startups will refinance themselves as the government has promised them. Otherwise, they might close down in absence of additional funds coming from that side. So this situation is very precarious. I don't know, ये situation को आप normal नहीं गिन सकते हो, बट जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि जैसे जैसे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकलना होता है तो वो लंबा समय नहीं लगता है, वो एक सिस्टमेटिकली शॉर्ट टाइम के अंदर फास्ट एक्शन के साथ में हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो होपफुली इन दिस सिचुएशन ऑल्सो मेरे ख्याल से आई थिंक वी विल बी कंप्लीटिंग दिस एंटायर प्रोसेस इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन कंपेयर टू व्हाट पीपल आर फियरिंग अबाउट। आई एम श्योर हम जल्दी से निकल आएंगे, पर क्योंकि फेडरल रिजर्व ने एकदम प्रॉम्प्टली एक्शन लेकर के स्टेप्स उठा लिए हैं, सीपीआई के बेहतर आंकड़े भी आए हैं, और इस सबके बीच अब फेडरल रिजर्व ब्याज दरों के हिसाब से किस तरह का कदम उठा सकता है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से फेडरल रिजर्व एक जवाबदार ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटर भी है। उन्होंने पास्ट के अंदर भी जो हिसाब से लिक्विडिटी डाल के इकोनॉमी को फ्यूल किया था, आज वो लिक्विडिटी टाइट करके इकोनॉमी को नीचे लाने की जो मेहनत कर रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, आई थिंक ये दोनों कारण जवाबदार है ये मार्केट की पोजीशन के लिए। अंदर 20 और 21 के अंदर हायर अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ मनी एंड 22 एंड 23 के अंदर विड्रॉल ऑफ दैट मनी। आप जो स्पीड से पैसा लाए थे उतनी स्पीड से पैसा वापस लेने की मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली जर्क तो देंगे आप मार्केट को। Either market will go up when you infuse money and market will come down when you withdraw money. So that is happening right now. मेरा ऐसा मानना है कि हायर इंटरेस्ट रेट इज ए प्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रखोगे फॉर सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम, then I think you will create many non-performing assets in the global economy. Or I would expect that being a responsible organization, they will slow down their pace of increasing the rate of interest. उन्होंने बहुत जल्दीबाजी की है शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। I think they have not been able to give a proper stability to the market in the process. They have given a lot of shocks to the market. Maybe this is a learning lesson for most of the regulators of the world. I hope that I think they have taken good learning out of it. तो क्या आपको लग रहा है कि फेड अब पॉज करने वाला है? होना जरूरी बनता है। अगर आप ये हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो आज ऐसी भी फेल हुई है तो दूसरी बैंक फेल हो सकती है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इतने वर्षों से, डिकेड से, पूरी सेंचुरी के अंदर आपने कभी इतने इंटरेस्ट रेट वहां पे नहीं देखे हैं जो इंटरेस्ट रेट आपने इधर बनाया है। तो ये इंटरेस्ट रेट के अंदर आई थिंक जो बैंक के पास लोअर कॉस्ट के फंड है, आई थिंक वो तो दे विल हैव टू फाइंड आउट बेटर ऑल्टरनेटिव, अदरवाइज आई थिंक दे विल गो डिफॉल्ट। जैसे एसवीबी के अंदर एक परिस्थिति हुई है। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दीबाजी करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपका इन्फ्लेशन ऐसे भी कंट्रोल में आने वाला नहीं है।
और जो हिसाब से आपने इकोनॉमी के अंदर फंड्स इन्फ्यूज किए हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी कंज्यूमर का बिहेवियर आप इमीडिएटली चेंज कर पाओगे. So I think interest rate increase should be absolutely gradual. It cannot be in such a quick period of time. If they do it, then they should have to be prepared for some more defaults. That is what I would like to say. भारतीय बाजारों पर वापस लौटते हैं, क्योंकि अब बाजार काफी गिर चुका है, तो क्या निवेश करने का अभी सही मौका है या फिर अभी रुक जाएं? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं वो ब्रिलियंट करेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर. हम्म। मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ कि शायद ग्रोथ के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट भी आ सकती है बिकॉज ऑफ टाइटनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड द इंटरेस्ट रेट. वो गिरावट थोड़ी बहुत आ सकती है, रुकावट भी थोड़ी बहुत आ सकती है, बट उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन एंड द पर्सनल कंजम्पशन ये दोनों थीम बरकरार है. गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड कर रही है. अगले साल लोकसभा इलेक्शन है. ये साल के अंदर 9 स्टेट इलेक्शन के अंदर फाइट कर रहे हैं. मैं ऐसा मान रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास ग्रोथ कंप्लीट करने के से दूसरा कोई विकल्प नहीं है. In order to, I think, give the corrective direction to the country, government will have to sustain the growth engine. But to a greater extent, मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर का अर्निंग स्टेबल टू बेटर आएंगे अगले सालों के अंदर. हाँ, एक बात जरूर है कि जो कंपनियां वीक है उनके लिए मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा. बट जो कंपनी के पास क्षमता है अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, वो शायद मार्जिन शॉक्स को बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे. ग्रोथ में मैं नहीं मानता हूँ कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा. तो तो कोई गिवन ऐसे दैट सिचुएशन में स्पेसिफिकली मानता हूँ कि बाई सेक्टर्स या करना चाहिए. स्टॉक्स हैं जिन पर आप नजर बना के रख रहे हैं और सलाह दे रहे हैं निवेश करने की? मैंने बताया हिसाब से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और क्रेडिट ग्रोथ ये हम्म। दोनों बरकरार रहने चाहिए. तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनबीएफसी के अंदर रिटेल क्रेडिट और हाउसिंग फाइनेंस क्रेडिट के ऊपर आपका फोकस रहना जरूरी बनता है. इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के अंदर कैपिटल गुड सेगमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट विद इन दी ऑटो दे लुक रिलेटिवली मोर सेफर कंपेयर टू अदर्स. तो उसके ऊपर आप इमीडिएटली शायद प्रायोरिटी दे सकते हो. Maybe I think if this priority is given now, at a later point of time when economy starts stabilizing, तो आप दूसरे सेक्टर के ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा दे सकते हो. But as of now, I would think consumer credit, housing finance, and the commercial vehicle in the auto space, they look relatively better as compared to others. देवेंद्र जी, गिरते बाजार में अगर कोई पैसा लगा रहा है तो ट्रेडर्स के हिसाब से एक, और दूसरा लंबी अवधि के हिसाब से अगर निवेशक पैसा लगा रहा है तो उनको बेसिक चीज अभी क्या ध्यान में रखनी चाहिए? मतलब गिरते बाजार में एकदम पैसा डाल दें लमसम मनी, या फिर धीरे 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 करके स्टैगर्ड मैनर में निवेश करें? ग्रेजुअल मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कभी एक पैनिक फॉल आता है तभी तक वो समय के अंदर पूरा पैसा डाल देना चाहिए. अभी हम्म। तक फॉर्चुनेटली कोई पैनिक फॉल नहीं आया है. यहाँ पे आई थिंक मार्केट सिस्टमेटिकली नीचे आ रहा है और लंबा टाइम ऊपर जाने के बाद टिकता नहीं है. तो ये एक टिपिकल वीकनेस का कारण है. बट ये सिचुएशन के अंदर ही कैपिचुलेशन बनता है. तो एक चीज के ऊपर ध्यान जरूर रखें कि अगर मार्केट के अंदर कोई कारणसर कैपिचुलेशन होता है, यहाँ पे जिसको हम लास्ट लेग ऑफ फॉल बोलते हैं, वो फॉल के अंदर आपको पूरा कैपिटल डिप्लॉय करना जरूरी बनता है. बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हम 8 ईयर साइकिल स्टडी करें तो 2023 एंड 2024 एंड मिडिल हम्म। ऑफ 2025 इसके अंदर मार्केट के अंदर एक जोर से तेजी आने की संभावना है. मे बी सेकेंड हाफ ऑफ 23, फुल ईयर ऑफ 24 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर, उसके अंदर मेरे ख्याल से मार्केट कैन पॉसिबली सरप्राइज मेनी पीपल बाय वे ऑफ शोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड द राइज. तो ये सिचुएशन अगर बनती है तो उसके लिए आपको आज शायद आपको माल नीचे भाव में मिल रहा है या कोई कारण से मार्केट कैपिचुलेट होता है, तो समय के अंदर आपको इक्विटी अपने फंड डिप्लॉय करना बनता है, ऐसा मेरा मानना है. देवेंद्र जी, आईटी सेक्टर पर आपका कोई नजरिया है अभी? सी मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया की आईटी कंपनी जो है वो सर्विस के साथ में जुड़ी हुई है और उनके जो कंज्यूमर है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर उनके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है. दे विल हैव टू बेसिकली गेट स्ट्रेंथन इन दिस काइंड ऑफ अ डिसरप्टिव एनवायरनमेंट. So I think Indian IT companies are relatively better placed compared to many of the IT product companies which dominate the global world. मैं नहीं मानता हूँ कि इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनी के लिए कोई ज्यादा ग्रोथ में रुकावट आएगी या बदलाव आएगा. एंड दे कंटिन्यू टू विन सम ऑफ द लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, सो आई रिमेन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. प्लस जो आईटी कंपनीज निश प्ले के अंदर है, जिसके पास से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग रिलेटेड आईटी सर्विसेज है, एम्बेडेड प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के साथ में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
या जो कंपनी की आईटी सर्विसेज ऑटोनोमस व्हीकल के साथ में जुड़ी हुई है, या जो कंपनी के पास 5G के साथ में जो कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका कारोबार का ऑर्डर्स है एक्सेट्रा, मैं समझता हूँ कि दोज आईटी कंपनीज विल रिलेटिवली परफॉर्म बेटर कंपेयर टू अदर्स। फॉर्चुनेटली आई थिंक आईटी कंपनी के अंदर एक अच्छा चीज ये हुआ है कि जो एट्रिशन का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कंट्रोल में आ चुका है, सो आई थिंक द कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग। एट द सेम टाइम द करेंसी प्रेशर इज कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स, तो उनको एटलीस्ट हाफ ए बेसिस पॉइंट का डेफिनेटली बेटर एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द करेंसी। सो इन माय व्यू पॉइंट, आईटी कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर करेक्शन इन दिस फॉल would remain probably, I think, a rewarding proposition as well. So those investors want to play safe and they always thought कि IT company के अंदर 15 से ज्यादा रिटर्न, 15% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है. In this corrective fall, I think if you buy, you may end up getting 20-25% kind of return in a 1 year time. So I would think that I think this should be considered, but selectively. I think across the board IT company लेना जरूरी नहीं है. Selective companies के अंदर जहाँ पे growth दिख रहा है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, ऐसा मेरा मानना है. शुक्रिया देवेंद्र जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, बाजार और काफी सारे सेक्टर्स पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।